ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। कल कक्षा का अवकाश हो गया अनैच्छिक, हालांकि कार्य था और संभव है कि कल भी हम कक्षा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो प्रशिक्षण में गए हुए हैं। इस कारण से जो काम है वो उसका भार हमारे ऊपर आ पड़ा है। तो देखेंगे अभी कल जैसी स्थिति बनेगी आपको बताएंगे मैसेज करके। चलिए आरंभ करते हैं। तो इसके पूर्व की जो कक्षाएं थी उनमें हमने वर्णों के विषय में जाना, उनका वर्ण विच्छेद करना जाना, जो जो प्रमुख संज्ञाएं हैं उनके विषय में जाना, वर्णोच्चारण का स्थान हमने जाना, प्रत्याहार, निर्माण, लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचय इत्यादि जो हमने ज्ञान किया। इसके अतिरिक्त हमने शब्द रूप धातु रूपों के विषय में जाना, धातुओं का निर्माण किन प्रत्ययों से होता है, उनको सुख कहते हैं, तिंग कहते हैं, ये सभी हमने जाना। और 3 लकार हमने पढ़े, लट लट लिट और लोट। इसके अतिरिक्त जो 10 लकार हैं उन लकारों का किस काल में या किस समय प्रयोग किया जाता है वो भी आपको बताने का प्रयास किया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपको पढ़ाया गया है ये सभी आप जो हैं इनको ठीक से समझ रहे होंगे। तो आज से हमारी विशिष्ट कक्षा आरंभ हो रही है संधि, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में कहा संधि जो है वो, अगर हम संस्कृत को एक सिंह के समान समझें तो संधि जो है सिंह का मुख है। इसके बिना जो है हमारा संस्कृत का अध्यापन जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता। और अगर इसको हमने पढ़ लिया, इसको संधि को ठीक से समझ लिया, तो समझ लीजिए कि 50% जो है आप संस्कृत सीख गए हैं। उसके अतिरिक्त बस आपको अपना शब्दकोश और धातु रूप, शब्द रूप इत्यादि सुदृढ़ करने हैं तो आप संस्कृत को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो आज से जो है हमारी संधि की कक्षा आरंभ होती है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी से यह है कि संधि किसे कहते हैं, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? एक बार आप लोग लिख के या बोल के बता दें कि संधि किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से जो है हम चलेंगे। तो हमारा विषय है संधि, जोड़ना। ठीक है, एक उत्तर आया और देखते हैं। मैसेज क्या बोल रहा है, 2 मैसेज लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा है। क्या बात है भैया, टाइपिंग चल रही है अभी। ठीक है, एक उत्तर आया हमें जोड़ना। ठीक है जी, और उत्तर देखते हैं उत्तर। जो जो आपको, देखिए ये मत सोचिए कि मैं गलत बोलूंगा या सही बोलूंगा, जो आप बोलेंगे उसी के आधार आधार पे जो है हम संधि का जो अर्थ है या परिभाषा तय करेंगे। याद रखिएगा मैंने परिभाषा नहीं पूछी है, मैंने अर्थ पूछा है। तो मैसेज मेरे को कहीं दिख रहा है, एक बार इसको बंद करता हूँ, दोबारा चालू करता हूँ, रुकिए। जब तक और भी सोचते रहें। हाँ, कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेंटेंस यानी आपने कहा वाक्य, कॉम्बिनेशन वही हो गया जोड़ना या दो चीजों को मिलाना, इसको हम मिलाना लिख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद हो गया दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना। ठीक है, यहाँ आप कह रहे हैं शब्दों को जोड़ना। ठीक है, ओके, शब्दों को जोड़ना, जो जो आ रहा है हम सब इकट्ठा करते जा रहे हैं। ठीक है, शब्द वाक्य का अर्थपूर्ण मेल, जुड़ाव। ठीक है, जुड़ाव ले लेते हैं और साथ में हम इसको अर्थपूर्ण भी कर देते हैं। बहुत बढ़िया, अर्थपूर्ण, इसको याद रखिएगा। और जैसे दिन और रात की संधि शाम। हाँ, ये थोड़ा सा अलग उदाहरण हो गया। चलिए देखिए, संधि जो है इसका जो सीध, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे
एक कुछ बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है ये, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, यहाँ से बीच में से तोड़ दिया, है ना, यहाँ से मैंने तोड़ दिया। अब ये टुकड़ा एक इतना इतना हो गया, एक इतना हो गया। अब वापस क्या किया मैंने, इन दोनों टुकड़ों को क्या किया, आपस में मिला दिया। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या होगा, यही जो मिलाना है, जैसा कि आप लोगों ने लिखा भी कि जुड़ाव, ये क्या है, संधि है, यही संधि है। संधि का ये सामान्य सा अर्थ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो लकड़ी का टुकड़ा था, इसमें कोई विकार नहीं था। लेकिन जब हमने इसमें जोड़ा, तो इसमें एक नया विकार हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। विकार यानी जब हमने इसको मिलाया, तो ये क्या है, विकार है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किन्हीं दो चीजों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उसमें जो नया विकार होगा, वही क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी, ठीक है। ये तो सामान्य अर्थ हो गया हमारी भाषा के विषय में। लेकिन सॉरी, सामान्य अर्थ हो गया हमारे मतलब बोलचाल में या जानने के लिए। लेकिन संस्कृत भाषा में संधि का क्या अर्थ है, तो इसको भी समझना बहुत आसान है। देखिए, अब जैसा कि अभी किसी ने लिखा था, अंश जी ने लिखा कि शब्द वाक्य अर्थपूर्ण मेल। तो सबसे पहले तो दो या दो से अधिक शब्दों को नहीं जोड़ना है, ये बात आप ध्यान रखें। इसमें हमें शब्दों को नहीं जोड़ना है, बल्कि किसको जोड़ना है संधि में, वर्णों को, ठीक है जी। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में हम संधि किनके मध्य करते हैं, दो वर्णों के मध्य में। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से, जोड़ने से जो विकार आता है, जो नया शब्द बनता है, वही संधि है। अच्छा, आवाज चली गई, सबके लिए गई क्या, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ तो आवाज आ रही है जी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ आवाज तो आ रही है जी। हाँ, अच्छा, वो उनकी ही समस्या होगी कुछ, ठीक है जी। तो एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संस्कृत भाषा में जो हम संधि सीख रहे हैं, वो क्या है, दो वर्णों का मेल। याद रखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, वर्ण है। जब दो वर्णों को मिलाएंगे, और दो वर्णों को मिलाने से जो नया शब्द बनेगा, वही संधि। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है दया प्लस आनंद, ठीक है जी, लिखा है दया प्लस आनंद, ठीक है। अब आपने पढ़ा है, जो नए लोग हैं संभवतः उनको समझ में नहीं आए, लेकिन आप पूरी कक्षा यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब आप सभी से मेरा प्रश्न है, यहाँ पर एक है दया, एक है आनंद, ये दो पद हैं। देखिए, मैं पद शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि संधि, अब हम पद जानते हैं, पद किसे कहते हैं। पद यानी ऐसा शब्द जिसके अंदर सुप या तिंग प्रत्यय लगे हों, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक पद है दया, एक है आनंद। अब आप मुझे बताइए, सभी से मेरा प्रश्न, ये जो दया है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण। दया शब्द का अंतिम वर्ण बताना है आपको। और दूसरा प्रश्न भी साथ में पूछ देता हूँ, ये जो आनंद पद है ना, इसका प्रथम वर्ण क्या है। दया शब्द का आपको, तो दया पद या शब्द का, आप शब्द कहूँ तो पद ही समझना, दया पद का अंतिम वर्ण और आनंद शब्द का प्रथम वर्ण, ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों जगह बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया आपने। यहाँ पर दया का अंतिम वर्ण है आ, और आनंद का प्रथम वर्ण है आ, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, जब हम इन दोनों वर्णों को मिलाएंगे, तो इन दोनों वर्णों को मिलाने से हमें एक नया शब्द या नया वर्ण मिलेगा। तो जो वर्ण मिलेगा, यही क्या है, संधि है। और जब इस वर्ण को जो प्राप्त हमें हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं गणित में होता है ना, हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें क्या होता है, एक हासिल प्राप्त होता है, तो उसको हम अगले पद में जोड़ देते हैं। यानी मान लीजिए, हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम एक दिन चर्चा भी कर रहे थे, सॉरी ये तो कम हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि ये तो गणित के समान है, तो बिल्कुल वही है। तो हम जैसे 9 और 2 को मिलाएं, तो यहाँ हमारा 11 होगा। और एक जो कैरी है, हासिल है, इसको एक्स्ट्रा जो हम कहाँ जोड़ देते हैं, जो अगले वाले पद हैं, तो यहाँ 5 और एक 6 और एक कितना हो जाएगा, 7, तो टोटल 71 हो गया। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जब हम इन दोनों पदों को मिलाएंगे, ये जो दो पद हैं, इनको मिलाकर हमें जो नया पद प्राप्त होगा, इस पद को हम, जो शेष बच गया है, अब यहाँ शेष क्या बच गया है, देखिए एक बार, यहाँ पे दा बचा, दायुक्त आकार है ना, जब हम वर्ण, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, य बचा, क्योंकि या का जो आ है वो तो हमने ले लिया है। उसी प्रकार से आनंद में से हमने क्या ले लिया, आ ले लिया। यहाँ पर हमारे का पास क्या बचा, नंद बचा। अब इन सब को हम मिला देंगे, तो हमारा एक नया शब्द निकल के आ जाएगा। तो जो नया शब्द आएगा, वो विकार युक्त है, यानी उसमें परिवर्तन है, इसलिए वही क्या है, संधि है। मैं आशा करता हूँ आपको संधि की भाषा
संधि की जो परिभाषा है वो समझ में आई होगी। यानी कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाने पर जब, और पदों को नहीं एक्चुअली वर्णों को, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने पर जो नया परिवर्तन निकल के आता है वही क्या होती है, संधि। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ सकता है, गुरु जी आप तो वर्ण कह रहे हैं लेकिन आप तो यहाँ पद मिला रहे हैं। तो देखिए, याद करिए संहिता संधि। संहिता क्या होता है, हलोनंतरः संयोगा, हलों का अधिक अनंतर क्या होता है, संहिता कहलाता है। अब हलों की जगह हम सारे वर्णों को ले लेते हैं, यानी कि जब दो वर्ण बिल्कुल पास पास आ जाएं, संहिता हो जाए, बिल्कुल सम्मिलित हो जाएं एक दूसरे से, या हमें ऐसे किसी पद में, किसी एक पद में हमें दो पद प्रतीत हो रहे हों और उनमें लग रहा है कि दो वर्ण हैं जो आपस में सम्मिलित हो रहे हैं, तो वही क्या है, संहिता है। और संहिता जब होती है तो वहां हमें संधि करनी ही पड़ती है। अब आगे हम समझते हैं कि संधि कहाँ कहाँ आवश्यक है, उसके बाद हम फिर संधि के प्रकार पे चलेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक श्लोक मिलता है ना। मुझे ये तो ज्ञात नहीं किस में मिलता है, लेकिन ये श्लोक मिलता है। एक सेकंड में निकाल लूं जरा, कहाँ गया भाई, आ जाइए सर प्लीज। नहीं, ये तो संज्ञाएं हैं सारी, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने लिखा था वो, हाँ ये रहा, ठीक है, ये है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। का अर्थ क्या हुआ कि जो संहिता है, यानी संहिता, क्षमा करें, संधि जो है वो संहिता में, संहिता मतलब संहितैक पदे नित्यम, जब एक ही पद हो, यानी जैसे हमने लिखा दयानंद, तो दयानंद क्या है, एक ही पद है। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ पर संधि परम आवश्यक है। हम किसी, जैसे मान लीजिए किसी का नाम दयानंद है, तो हम उसको ऐसे नहीं बुला सकते हैं, हे दया आनंद इधर आओ, ऐसे नहीं बुलाते। हम क्या कहते हैं, हे दयानंद इधर आओ, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जब एक पद है तो वहां पर संधि परम आवश्यक है। उसी तरह से, यानी पहला क्या हुआ, एक पद होना चाहिए, एक ही पद है। अगर दो पदों को, दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक पद बना है तो वहां संधि आवश्यक है। दूसरा क्या है, नित्या धातु उपसर्गयो। धातु आप सभी जानते हैं, धातु यानी क्रियापद, जैसे कि पठति, लिखति, हसति, उसी तरह से हमने पठिष्यति, या लोट लकार हमने पढ़ा पठतु, है ना। इस प्रकार से अगर धातु है और धातु के साथ कोई उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे कि याद करिए, मैंने एक धातु आपको लिखाई है स्था, और उसके साथ उपसर्ग क्या लगा है, उत। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, उत, हाँ सॉरी, उत्तिष्ठति, ऐसे एक रूप बनता है उठने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या लगा है, उपसर्ग लगा। हालांकि अभी आपका परिचय उपसर्गों से नहीं हुआ है, फिर भी अभी जो बता रहे हैं मान के चलिए कि ये यही उपसर्ग, उपसर्ग शब्दों के धातु या शब्दों के कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। तो जब उपसर्ग और धातु साथ में हो और अगर यहाँ संधि हो रही हो इन दोनों की, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नी एक उपसर्ग है और यहाँ पर एक धातु पद है अवशत, तो अवशत कौन सा लकार है, ये लंग लकार है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो ये नी उपसर्ग है और यहाँ पे आ जो है धातु, धातु पद है। तो इन दोनों के मध्य में संधि होगी तो यहाँ पर संधि करना परम आवश्यक है। सॉरी, मैं इसको सही करना था, मैंने गलत का निशान बना दिया। हाँ, यहाँ पर संधि क्या करना जरूरी है, हम इसको अलग अलग नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि संधि कहाँ करना आवश्यक है। पहली, जहां पर एक पद हो वहां पर दो पद आपस में मिले हो वहां संधि, मतलब दोनों को मिलाकर एक पद बना दिया हो, वहां संधि आवश्यक है। अगर धातु है और धातु के साथ कोई उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे उत प्लस स्था, अब यहाँ पर संधि तो नहीं हो रही है इसलिए अलग अलग ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ नी उपसर्ग और अवसत में संधि हो रही है तो यहाँ पर संधि हो ही जाएगी, मतलब संधि करना ही पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं कि क्या हो गया, धातु और उपसर्ग के संयोग में, ये हमारा अगला पॉइंट, धातु प्लस अगर उपसर्ग हो तो वहां पर संधि होगी। तीसरा देखते हैं, सामासिक पद। अब आगे हम समास पढ़ेंगे। समास क्या है, संधि के समान ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। संधि में क्या करते हैं, हम दो पदों को अलग अलग विच्छेद करते हैं, और समास में दो पदों को हम मिलाते हैं आपस में। ठीक है जी। तो जैसे क्या है, देवालय है ना, देवालय, ये क्या है, एक सामासिक पद भी है और संधि पद भी है। अब देवालय जो है यहाँ पर वो एक पद वाला, ये वाला नियम भी लागू हो जाएगा, और दूसरा समास का, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष होता है, देवस्य आलयः, ये समास होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए देवस्य का आकार है और यहाँ पर भी आकार है, तो ऐसे दो अलग अलग पदों को जब हम सम्मिलित करेंगे तो यहाँ इन दोनों के मध्य भी संधि करना परमावश्यक होगा, है ना। तो ऐसे तीन जगहों पे संधि करना अनिवार्य है।
ठीक है, बाकी अन्य जगहों पे संधि की आवश्यकता नहीं। जैसे अब क्या कह रहे हैं, वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, तो अगर कहीं पर वाक्य जैसे लिखा है रामः गच्छति, ठीक है जी, रामः गच्छति वाक्य लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, संधि हो रही है, विसर्ग संधि हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ विसर्ग संधि हो रही है। लेकिन अगर आप संधि नहीं भी विसर्ग संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामो गच्छति, इस प्रकार से हमारा एक पद बन जाता है रामो गच्छति, यानी विसर्ग को ओ गुण प्राप्त हो जाता है, तो रामो गच्छति बन जाता है। तो यहाँ पर हम चाहें तो संधि रामो गच्छति ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना है हमको तो रामः गच्छति इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ आप संधि चाहें तो करें, चाहें तो नहीं करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा ये एक विधान है संधि का, कि संधि एक पद हो तो भी संधि होती है, धातु के साथ उपसर्ग है, संधि हो रही है तो करेंगे, और अगर समासिक पद है, समास वाला पद है, तो वहां भी संधि होगी। और अगर वाक्य में संधि का प्रयोग है, कहीं पर वाक्य है कोई, उस वाक्य में अगर संधि है ना, तो वहां पर हमें संधि की करने की आवश्यकता है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई गलती नहीं होगी। आगे अभी हो सकता है ये इतना समझ में नहीं आए, लेकिन आगे जब हम चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो अब संधि के अब आप लोग लिखना आरंभ कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके भेद यानी कि प्रकार पसंद पता होने चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि बहुत सारे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ भेदाः। भेदा बहुवचन है, रामः रामौ रामाः, भेदः भेदौ भेदाः, तो बहुत सारे भेद हैं। तो कितने हैं भेद, लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले स्वर संधि, ये सब आप पढ़े हैं, मैं बस समझ लीजिए कि सॉरी इस प्रकार से नहीं लिखेंगे इसको, हाँ इस प्रकार से लिखेंगे, स्वर संधि, ठीक है। नंबर 2 पर है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है जी। और नंबर 3 पर है हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये 3 प्रमुख भेद हैं संधि के, ठीक है, इनके प्रकार हैं, यानी संधि को हम इन 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है जी। ये लिख लीजिएगा आप, भले ही आपको याद भी हो तो भी लिख लीजिए। आगे अब देखिए, जो स्वर संधि है इसी का एक दूसरा नाम भी है। जैसे हमारा किसी का घर में होता है ना, छोटू मोटू गोलू, घर स्कूल में कोई दूसरा नाम चलता है, वैसे इनका भी दूसरा नाम है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, स्वर। अब स्वर, अब आप सभी से मेरा प्रश्न है कि बताइए, जो स्वर है वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं, जो स्वर हैं, जो सभी स्वर कौन से प्रत्याहार में आते हैं, और व्यंजन जो है वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं। आपने प्रत्याहार पढ़े हैं, एक बार बता दीजिए। हाँ वेरी गुड, अच प्रत्याहार। तो जो स्वर हैं वो किस में आते हैं, अच प्रत्याहार में आते हैं, तो इसको हम अच संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यही स्वर हैं, अचहा स्वरा, अच ही तो स्वर हैं, इसलिए अच संधि भी कहते हैं। और व्यंजन संधि के लिए कौन सा प्रत्याहार है, हैवरट के हाथ से हल्के ला तक, तो कौन सी संधि कहलाएगी, ये हल संधि। तो इनके दूसरे दूसरे नाम है, इसको हम अच संधि भी कहते हैं, इसको हम हल संधि भी कहते हैं, ठीक है जी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वर हैं अच, और ये हल क्या है, सारे व्यंजन हैं। विसर्ग संधि, तो विसर्ग आप जानते ही हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, ठीक है जी। तो ये इनका क्या है, परिचय हो गया और भेद हो गया। अब इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है कौन सी अरे भाई, सबसे पहले कौन सी है, स्वर संधि है। तो स्वर संधि, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, कि जहां पर दो स्वर आपस में मिलें, जहां पर दो स्वरों की संहिता हो, तो जहां पर दो स्वर आपस में मिलेंगे वो कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन उसके पूर्व हमको स्वर तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो चलिए एक चार्ट हम बना लेते हैं, हालांकि आप इससे परिचित हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले ह्रस्व, है ना, याद आ रहा है कुछ, दीर्घ, है ना, अगर नहीं है तो मस्तिष्क में ये चार्ट आपके छप जाना चाहिए, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ संयुक्त, ठीक है जी। ह्रस्व कितने हैं जी, 5 हैं, आ, ई, उ, री, और अंतिम हमारा ह्रस्व ली, जो कि वेदों में प्रयुक्त होता है। फिर आ का दीर्घ है आ, ई का दीर्घ है ई, उ का दीर्घ है उ, है ना। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप चूंकि परिचित हैं। ली का दीर्घ नहीं होता, संयुक्त में आ जाते हैं ए, आई, ओ और औ। ये आपने स्वर पढ़े हैं, सबसे पहले पहले दिन ही हमने पढ़े थे। तो ये जो स्वर हैं आपको याद होने चाहिए सबको, ये जो चार्ट है ये आपके मस्तिष्क में छपा होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए, इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसको संधि को हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, मतलब इसको कठिन नहीं बनाते हैं, समझने के लिए आसान बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ बच्चों को, कि आप यूं समझ लें कि बेटा, ये जो है एक परिवार है,
ठीक है, ये भी एक परिवार है ना। ह्रस्व छोटा, दीर्घ बड़ा, तो ये दोनों छोटे भाई बड़े भाई। इसी तरह से आ यू का एक परिवार है और ऊ का एक परिवार है। उसी तरह से री री और री ये एक ही परिवार है। अब आप कहेंगे गुरुजी लृ क्यों? तो आप याद करिए री लृ वर्णयो मितः सवर्ण वाच्यम। अब जब हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पढ़ा था तब वहां आपको बताया था कि री और लृ जो है इन दोनों को सवर्ण मानना चाहिए। तो आप यूं समझ लें कि ये दोनों एक ही परिवार के हैं और ये जो लृ है इनकी बुआ का लड़का है, यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी एक परिवार हो गया। अब ये नीचे एक अलग है, ए आई ओ औ संयुक्त स्वरों का एक परिवार है और ये आप समझ लें कि एक मोहल्ला ये है और दूसरा मोहल्ला ये है। ठीक है जी, इतना स्टोरी समझ में आया कि ये दोनों भाई भाई हैं। ये आ का पड़ोसी ई है, ई का ऊ है, फिर री है, फिर लृ है, सब ये आपस में एक मोहल्ले में रहते हैं। फिर ए आई ओ एक मोहल्ला है और री री और लृ एक ही परिवार है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारी ये स्टोरी बनती है। इसको मैं अंडू करता हूँ, देखिए जितना हो जाए, बाकी आपको दिख तो रहा होगा। हाँ चलिए भाई साहब हो जाइए पीछे। चलिए हो गया। तो ये स्वरों का चार्ट आपके अंदर छप जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि मतलब क्या, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए जहां पर स्वरों की संधि हो वो स्वर संधि, जहां व्यंजन और स्वर की संधि हो वहां पर व्यंजन संधि, और जहां विसर्ग की संधि हो विसर्ग संधि। सिंपल सा अर्थ है। चलिए तो सबसे पहले स्वर संधि को, अब स्वर संधि के भी कितने 8 भेद हमें पढ़ना है। कितने पढ़ना है? अष्ट भेदा, 8 भेद हमको पढ़ने हैं, है ना। संस्कृत में 8 को अष्ट कह देते हैं, मैंने यहाँ संख्या में भी लिख दिया आपके समझने के लिए। अब मैं इकट्ठे नाम नहीं लिखा रहा हूँ, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम समझ उनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, तो स्वर संधि के 8 भेद हैं। अगर आप अष्टाध्यायी में जाएं तो वहां पर सबसे पहले वृद्धि संधि आती है। ठीक है जी, लेकिन चूंकि हमें समझना है इसलिए हम क्या करेंगे, संधियों का जो समझने का क्रम है उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो संधि है वो है दीर्घ संधि। स्वर संधि का जो सबसे पहला भेद है वो कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक है जी, ये सबसे पहली है और सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझ गए ठीक से तो आप मान के चलिए कि आपको बाकी जितने आने वाली संधियां हैं उनको समझने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि 8 वेद तो स्वर संधि के हैं, 11 या 12 लगभग जो हैं वो व्यंजन संधि के हैं और 7 या 8 कुछ जो हैं विसर्ग संधि के, या कम हो सकते हैं 6-7 के बीच में है। संख्या में अभी कंफ्यूजन है थोड़ा, क्योंकि उसी समय फिर हम देखेंगे। तो इस प्रकार से कुल, जैसे हम मान के चलें कि चलो 8 और 11 19 और 6-7 वो तो 25 के लगभग संधियां हमको पढ़नी है। अब क्या है कि एक संधि हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी, उसका कोई काम देंगे तो समझ में आएगा, आप कर भी लोगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर वहां संधि में कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ कौन सी संधि हो रही है, कौन सी संधि नहीं हो रही है। इसलिए सबको ध्यान से पढ़िएगा। और जो नंबर 1 होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला स्टेप चढ़ना सबसे कठिन होता है। इसलिए इसको आज हम पूरा विस्तार से बताएंगे, फिर कल से जो है हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। चलिए, तो दीर्घ संधि पहले उदाहरण से समझते हैं, फिर हम आएंगे इसके नियमों पर। नियम हम जो है व्याकरण के भी बताएंगे आपको और वो बात में बताएंगे। ठीक है, दीर्घ संधि इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण है आत्मा प्लस, नहीं गलत उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है रुकिए, मैं उदाहरण निकाल ही लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से उदाहरण दूंगा। ठीक है जी, चलिए 1 सेकंड रुकिएगा भैया, ताकि आपको बिल्कुल सही उदाहरण मिले। ठीक है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है रुको, मैं दूसरा वाला निकालता हूँ। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं निकालता हूँ ताकि आपको वो ठीक से समझ में आए। क्योंकि ये समझ में आ गया तो मतलब समझ लीजिए पूरा कार्य बन गया, नहीं तो काम गड़बड़ है। ये रहा। ठीक, चलो भैया आ जाइए सर। हाँ जी, चलिए यहाँ से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण है, हाँ इसको अच्छे से समझिएगा। राम प्लस अवतार, ये हमारा एक उदाहरण है, राम प्लस अवतार। अब आप सभी से मेरा प्रश्न है, प्रश्न वही है। अच्छा देखो, एक चीज और समझिए, संधि में हमेशा 2 पद होंगे या 2 से अधिक, 3 4 5 6 7 8 9 10 15 हजार लाख कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लाख वाला तो नहीं मिलता, लेकिन सबसे अधिक वाला जो पद मिला है वो अब तक 32 वाला मिला है। मतलब उसमें 32 पद हैं, एक किसी व्यक्ति ने वो शब्द बनाया था। ठीक है, तो 32 पदों तक संस्कृत में हमको उदाहरण मिलते हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है आप सभी को, कि देखिए संधि हमेशा हम 2 पदों से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 3 4 5 तक भी जाएंगे। में से इसके उदाहरण जो है हमको
या तो हमको जो किरात अर्जुनीयम है या माघ है, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में मिलते हैं। रामायण महाभारत में बिल्कुल छोटे छोटे मिलते हैं। वेदों में कभी संभव है कोई मिल जाए, है ना। 3 पद वाला तो मिल जाता है, 3-4 पद वाला भी कभी मिल जाएगा, लेकिन 5-6 पद का मिलना बहुत मतलब नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा कोई पद होता भी नहीं है। ठीक है जी। लेकिन हाँ, बाद के जो लेखक हैं उन्होंने बड़े बड़े पद बनाए हैं। ठीक है जी। चलिए, तो हमारा है राम अवतार। अब यहाँ आपको क्या समझना है, देखिए, हमेशा 2 पद रहेंगे। तो ये जो पहला है, यहाँ पे पहला पद क्या है, राम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम पद, या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं इसको पूर्व पद। याद रखिएगा, पद मैं बोल रहा हूँ। उसी तरह से जो नंबर 2 पर है, ये अवतार है, ये दूसरा पद है, तो इसको हम द्वितीय पद कह सकते हैं, दूसरा यानी द्वितीय पद। और या इसको हम उत्तर यानी बाद वाला पद भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से तीसरा हुआ तो तृतीय पद, चौथा हुआ तो चतुर्थ पद। इस प्रकार से हमको समझना है। तो ये आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, प्रथम पद और प्रथम पद और द्वितीय पद। अब याद क्या रखना है इसमें कि संधि जो है वो हमेशा, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण में, पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में। फिर से बोलता हूं समझने के लिए, संधि हमेशा पहला जो पद है, सॉरी मैं इसको अंग्रेजी में लिखता हूं ताकि समझ में आए। हाँ, यानी पहला जो पद है इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का यानी सेकंड जो पद है इसका फर्स्ट लेटर यानी प्रथम वर्ण। वर्ण मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पद नहीं है बल्कि क्या है, वर्ण है। यानी कि राम अवतार, ये 2 पद हैं, तो संधि कहाँ होगी, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यहाँ पर संधि होगी। ठीक है जी। चलिए करते हैं। अब आप पहले से वर्ण विच्छेद से परिचित हैं, तो आपको इनका प्रथम पद और प्रथम पद का अंतिम वर्ण पता होगा। तो चलिए एक बार पूछ ही लेते हैं कि बताइए, राम जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है और अवतार जो है इसका प्रथम वर्ण क्या है। आ और आ, बहुत बढ़िया, अंश जी ने तुरंत जवाब दे दिया। राम का प्रथम वर्ण क्या है, आ, बहुत बढ़िया, ये हमने ले लिया यहाँ पर। उसी तरह से अवतार का प्रथम वर्ण क्या है, आ, ये भी हमने ले लिया जी। चलिए मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोबारा से। हाँ, अब लिखते हैं। तो इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ। ठीक है जी। ये प्लस का निशान समझ लीजिए कि ब्रिज है ना, ऐसे कि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। चलिए, तो अब ध्यान का रखना है कि जब हमने राम में से, राम पद में से अ ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, रा और आधा माँ। आधा माँ क्यों, क्योंकि माँ का आ तो हमने ले लिया। उसी तरह अवतार जो पद था इसका हमने क्या ले लिया, आ ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, व तार, यही बचा ना, वकार तार, सॉरी, ताकार और ऋकार। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पद। अब आता है सबसे पहला संधि का नियम, दीर्घ संधि का नियम। क्या नियम है, याद रखिएगा, यदि ह्रस्व आ के बाद, ह्रस्व आ हो, क्या कह रहे हैं कि यदि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ हो, तो इन दोनों को मिलाकर, याद रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। क्या हो जाता है जी, दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया नियम। क्या कह रहे हैं कि ह्रस्व आ के बाद अगर दीर्घ आ हो तो इन दोनों को मिलाकर ह्रस्व, सॉरी, दीर्घ आ हो जाता है। तो हम नियम नंबर 1 लिख सकते हैं ना भैया, कि अगर ह्रस्व आ है और बाद में भी ह्रस्व आ है तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, बराबर दीर्घ आ हो जाता है। ये हमारा नियम हो गया। चलिए भैया, हमने बना लिया। अब इसको आप इस प्रकार समझ, अच्छा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आगे जब संधि आएगी तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, अच्छा नीले से दिखता नहीं है, इसको करते, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये दोनों पद आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और मिलकर ये नया पद बना रहे हैं। मतलब इन दोनों का अस्तित्व अब समाप्त हो गया और अब एक हमारे पास नया वर्ण निकल के आ गया। ठीक है जी, मतलब ये दोनों अब चले गए, इनके बदले कोई दूसरा ही आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत सिंपल है। इन तीनों जो हमें नया मिला है इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो क्या रहेगा, रा का रहेगा रा, और अब देखिए माँ के बाद यहाँ पर क्या है, आकार है। याद करिए, आपको जब पढ़ाया था मैंने संहिता, तो अगर किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो क्या होता है, वो व्यंजन जाके उसमें मिल जाता है। तो जो आधा माँ है इसको हम दीर्घ आ में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रामा। और वतार का क्या रहेगा, वतार, तो क्या बन जाएगा हमारा, रामावतार। क्या बन जाएगा, रामावतार। समझ में आया आप लोगों को।
तो इस प्रकार से हमारा ये पहला उदाहरण है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसी को हम मिटा देते हैं यहीं पर, क्योंकि यहीं पर नियम समझेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि चलो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग। फिर से सेम क्वेश्चन। अब आपसे मैं उत्तर नहीं लूंगा, आप जानते हैं पहले से। पहला पद दूसरा पद, संधि कहाँ होगी? प्रथम पद के अंतिम में। प्रथम पद का अंतिम यहाँ पर है और दूसरे पद के प्रथम में। ठीक है जी, तो ले लेते हैं भैया। तो प्रथम पद का क्या है? अंतिम वर्ण अकार है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? उकार, आधा तकार, सॉरी आधा तकार और आधा मकार। इस प्रकार से, क्योंकि माँ का तो हमने ले लिया। हाँ, अब है आपसे प्रश्न, ये जो अंग है इसका प्रथम वर्ण क्या है? क्योंकि दूसरे पद का क्या लेना है? प्रथम वर्ण लेना है। तो बताइए, जो अंग पद है इसका प्रथम वर्ण क्या है? अंग पद का वर्ण विक्षेप करिए जरा, क्या होगा? हाँ बताइए जरा, आप लोग थोड़ा देखें। होमवर्क में किसी ने कुछ पोस्ट किया? गुरु जी प्लीज चेक। हम अभी करते हैं जी, क्लास के पहले ही चेक कर लेंगे। हाँ जी, बताएं आप लोग कि जो अंग है इसका प्रथम वर्ण क्या है? क्यों? क्योंकि अंग क्या है? दूसरा पद है। आ, बहुत बढ़िया, उत्तंग होना चाहिए। हाँ, यह अम, अच्छा ये मैंने ये लेट लोड करा। ठीक है, कई कह रहे हैं अम आ। भाई दो ऑप्शन मत दो यार, एक ही दो। कुलदीप अंश जी बहुत बढ़िया। रानू द्रॉस, ये पता नहीं कोई मित्र हैं। हाँ, ये गलत है आपका उत्तर, उत्तंग होना चाहिए। नहीं अम। ठीक है, तो देखिए अम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अनुस्वार है ये कोई वर्ण नहीं है। अनुस्वार क्या है? वर्ण नहीं है। तो केवल क्या होगा? अकार होगा। अनुस्वार को हम वहीं छोड़ देंगे और क्या हो जाएगा? गा। समझ में आया? तो अब क्या हो गया? आ और आ हो गया। तो दोनों, अब नियम हमने अब भी सीखा कि भैया आ और आ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घा। तो हम दोनों को मिला देते हैं, ये मिक्स कर दिया, क्या आ गया हमारे पास? दीर्घ आ गया। ठीक है जी, इन दोनों को मिलाने से दीर्घ आ। अब यहाँ पर क्या बचा? अनुस्वार बचा और गकार बचा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? तीसरा काम मिलाना है, मिला देते हैं। तो ऊ का रहेगा ऊ, ता का रहेगा ता। इस माँ को किस में मिला देंगे? दीर्घा में, तो हो जाएगा माँ। और अब आप बताइए, ये जो अनुस्वार है ये कहाँ जाएगा? हाँ, अनुस्वार में पढ़ाया था क्या? अनुस्वार कहाँ जाता है हमेशा? स्वरों के ऊपर। तो यहाँ पर स्वर क्या है? दीर्घ आ है, तो यहाँ पर अनुस्वार स्वर के ऊपर आ गया। और क्या बचा? गकार। तो क्या बन गया? उत्तमांग। क्या हो गया? उत्तमांग। बहुत बढ़िया, इस तरह से हमारा उत्तमांग बन गया। हाँ जी, बहुत अच्छे। चलिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप लोग जरा बना के दिखाएं हमको। ठीक है जी। हाँ, क्या दूंगा आप लोगों को? हाँ ये देता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर बना पाए तो अच्छी बात है ना? देखो, आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें से आ निकालो इसमें से आ निकालो। आप चाहें तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। पहला पद है सूर्य, दूसरा पद है अस्त। जिनको नहीं समझ में आया वो अलग अलग पद निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, जब आप बार बार करेंगे ना तो आपको अलग अलग आ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आप ये पद को मिलाइए जरा, सूर्य प्लस अस्त क्या होगा जरा, क्योंकि इसमें रेफ है ना? सूर्यास्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, सूर्यास्त। हाँ जी। हाँ, जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ देखिएगा, और दो लिख रहे हैं, लिख लें जरा। सूर्य प्लस अस्त क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या है, फिर से वही सूर्य का क्या ले लेंगे? आ। और यहाँ का क्या ले लेंगे? आकार। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? आधा सा और ता। यहाँ पर क्या बचा? ये देखिए, ये ध्यान रखना है कि बचेगा क्या? या बचेगा और या के ऊपर रेफ बचेगी, क्योंकि रेफ जो है वो भले ही आ के ऊपर थी लेकिन हमने आ ले लिया तो वहां सिर्फ रेफ बची। हम फिर वही नियम आ गया कि भैया आ के बाद अगर आ हो, ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ हो, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। हो गया जी, मिला दीजिए। सू का रहेगा सू, या को मिलाएंगे आ में, और रेफ कहाँ चली जाएगी? या के ऊपर। और आधा सा का सा और ता का ता, क्या हो गया? सूर्यास्त। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बिल्कुल सही था। चलिए बहुत अच्छे। अब दूसरे उदाहरण पे चलते, नहीं इसको मिटाते जाते हैं ना। आप लोग कॉपी में लिखते जाएं, ये जो उदाहरण है कि ग्रंथ, अभी आपको देखो जोड़ने में समस्या नहीं होगी, समस्या आती है विच्छेद करने में। ठीक है जी, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण है कुश, कुश प्लस आसन।
कुश प्लस आसन। अब कई लोग उत्तर डायरेक्ट लिख देंगे, जिनको समझ में आ गया वो समझ गए होंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं घुमा भी देता हूँ बीच बीच में ना, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है जी। चलिए, तो नियम वही, पहला पद है कुश, पहले पद का अंतिम वर्ण ले लेंगे अकार, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ले लेंगे आकार, ठीक है जी। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या शेष बचेगा, सन, और यहाँ पर क्या बचेगा, कु और आधा सा। अब आ गया यहाँ पर समस्या, क्या समस्या आ गई भैया, कि यहाँ पर ह्रस्व आ है और यहाँ पर दीर्घ आ है। अब क्या करें गुरुजी, आपने तो कहा था कि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ हो तो दीर्घ होता है, यहाँ पर तो गड़बड़ काम है, आ के बाद आ गया, अब क्या होगा। चलिए, तो स्टोरी में चलते हैं हमारी। क्या था कि दो भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं, छोटा भाई बड़ा भाई। अब आप इसको समझेंगे, ये दोनों भाई इनका आपस में परिवार में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो छोटे भाई और बड़े भाई की लड़ाई हुई, कौन जीतता है ना। कई बार छोटा भाई भी जीत जाता है अपवाद में, लेकिन अक्सर बड़ा भाई ही जीतता है। तो ये आकार जीत गया। तो यानी कहने का मत भाव ये है कि अगर ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ हो तो भी इन दोनों को मिलाने से क्या होगा जी, दीर्घ आ ही बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ आ। यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर आ जाता है, नियम नंबर 2, कि अगर ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ हो तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। चलिए बना लीजिए, क्या हो जाएगा, कु आधा शा, सा को आ में मिलाएंगे तो सा बड़ा सा, सन का सन, क्या हो गया, कुशासन, ठीक है जी, शासन हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब थोड़ा उल्टा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कदा प्लस अपि, अब मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए हैं। कदा प्लस अपि, तो कदा का क्या ले लेंगे, आकार, और अपि का ले लेंगे आ। अरे गुरुजी, अभी तो आप कह रहे थे कि जो ह्रस्व आ है वो आगे होना चाहिए और दीर्घ आ पीछे होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो गया, दीर्घ आ आगे हो गया और ह्रस्व आ पीछे हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अगर आ के बाद आ हो, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। मिला दीजिए, तो का दा बचेगा। आप देखो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ ना, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हैं। तो दा को किस में मिलाएंगे, दीर्घ आ में, तो क्या हो जाएगा, कदा, और यहाँ बचेगा पी, तो हो जाएगा कदापि। यानी नियम नंबर 3 क्या बन के आया, कि यहाँ अगर दीर्घ आ हो और यहाँ अगर ह्रस्व आ हो तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या होगा, दीर्घ आ होगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण कैसे बताएं आपको, अच्छा सा मिल जाए कोई जरा सा, कहाँ गया, हाँ चलिए ये मिल जाता है, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, ठीक है जी। फिर वही सारा सिस्टम वही है, पहला पद दूसरा पद, पहले पद का अंतिम वर्ण आ, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ। अरे ये तो नया समस्या हो गई भाई, अभी तो ह्रस्व दीर्घ बता रहे थे, अब तो यहाँ दोनों दोनों दीर्घ हो गए। याद करिए थोड़ी देर पहले दयानंद ने बताया था, तो दोनों को, दोनों में अगर दीर्घ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ आ ही होगा। तो क्या बचेगा, माँ का माँ, हा में मिलाएंगे दीर्घ आ तो हो जाएगा महा, और यहाँ बचा सय तो क्या हो जाएगा, महाशय। यानी नियम नंबर 4 क्या बन के आया, कि भैया दीर्घ आ के बाद अगर दीर्घ आ हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ आ ही हो जाता है। अब आइए जरा एक बार नियम को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ तो भी आ, ह्रस्व आ पहले हो दीर्घ आ बाद में हो तो भी आ, दीर्घ आ पहले हो ह्रस्व आ बाद में हो तो भी आ, और दोनों जगह दीर्घ हो तो भी आ। यानी इस नियम को हम छोटा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। समझ में आ गया जी। तो हमारा एक सिंप्लीफाइड नियम, चारों को मिला के हमने क्या करा, एक नियम बना दिया, ह्रस्व आ अथवा, मैं अथवा लगा देता हूं प्रकार से, अथवा दीर्घ आ के बाद अगर कोई सा भी आ हो उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ आ ही कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि ये बनती है। अब आते हैं हमारे पाणिनि जी के सूत्र पे। पाणिनि जी दीर्घ संधि का सूत्र क्या बताते हैं, अकहा सवर्णे, याद रखिएगा सवर्णे दीर्घा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हम शास्त्रीय पक्ष भी लेके चल रहे हैं ना, लघु सिद्धांत वाला। अकह सवर्णे दीर्घा, अकह जितने भी अक हैं, है ना, अक हैं, सॉरी अकह विसर्ग नहीं लगा, अक जो हैं उनके बाद में यहाँ पे पर शब्द जो है अनुवृत्ति में, बाद में अगर अक हो
यानी अक प्लस अक अगर हो और वो कैसे हो, सवर्ण हो। याद रखिएगा सवर्ण होने चाहिए। सवर्ण किसको कहते हैं, जिनका क्या क्या उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों एक समान हो, वही तो सवर्ण है ना। सवर्ण मतलब क्या, जिसका उच्चारण स्थान, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों एक समान हो, तो वही क्या होता है, सवर्ण होता है। तो कह रहे हैं कि अक के बाद अगर अक हो लेकिन कैसा हो, सवर्ण हो, तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अब याद करिए, यहाँ पर अगर ह्रस्व आ है और यहाँ पर अगर दीर्घ आ है तो ये दोनों सवर्ण है कि नहीं है। क्यों है भैया सवर्ण, कि आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है और इस वाले आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। आभ्यंतर प्रयत्न मिलाएंगे तो भी दोनों का एक जैसा, इसलिए दोनों क्या है, सवर्ण है। और अगर सवर्ण होंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। देखिए इस पूरी दीर्घ संधि को उन्होंने मात्र एक सूत्र में समझा दिया। पाणिनि जी बड़ी बात को बिल्कुल छोटे में कह दिया, इसलिए उन्होंने प्रत्याहार बनाया, कह दिया अकहा। अकहा मतलब क्या, अई उण के आ से रिल रिक के का तक क्या क्या है, देखिए आ ई उ री री, बस इतना ही है, खत्म। इतनी है ना पांच। अच अच तो नहीं बोला, अक बोला, तो अक प्रत्याहार कहां से बनेगा, अयोण के आ से लिख के का तक, इसलिए अकहा सवर्ण दीर्घा। तो ये उनके सूत्र की छोटी सी व्याख्या है ना, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, नहीं तो फिर वो शास्त्रीय हो जाएगा। हम उदाहरण विधि से समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चारों क्या हो गए हमारे, नियम क्या बन के आ गया कि इन दोनों के मध्य में अगर दीर्घ आ हो तो क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, मतलब ह्रस्व आ हो दीर्घ आ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप लोगों को करके बताने हैं जरा ना, मैं चेक कर लूं कितने लोगों को समझ। आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई इसको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं। ये भी नियम बता देता हूँ, हमारा मस्त एकमात्र नियम है वो ये है। तो मैं दोबारा लिखता हूँ अभी बाद में, जब तक आप लोग उदाहरण बनाइएगा। चलिए जरा उदाहरण बनाइएगा। परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, ठीक है, बराबर क्या होगा बताइएगा। उसी तरह से शस्त्र प्लस अस्त्र, ठीक है, शस्त्र प्लस अस्त्र, ठीक है। चलिए उसकी उसी तरह से हाँ ये बना देते हैं अरे गलत हो गया। हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा प्लस आनंद, ये तीन उदाहरण आप लोग करिए, अब तक मैं सूत्र लिखता हूँ, ठीक है जी। श्रद्धा प्लस आनंद, ये तीनों को आप बताइए क्या उत्तर होंगे। मैं जब तक यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, क्या है, सॉरी नियम क्या है, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ हो, इन दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बन जाता है। चलिए मैं देखता हूँ किस किसने सही बनाया तो किस किसने गड़बड़ बनाया। चलिए हाँ जी, ये थोड़ा सा चैटिंग थोड़ा धीरे धीरे लोड कर रहा है, क्या समस्या है। पहला है परमाणु, बहुत बढ़िया, परमाणु परमाणु बहुत बढ़िया। पर लरी का तो दीर्घ हाँ नहीं होता तो भी, इसलिए याद करिए वहां पर एक वार्तिक आया था, लरी लरी वर्णयो सावरणा, सॉरी क्या था, लरी सॉरी री लरी वर्णयो मिथा सावर्ण वाच्यम, इसलिए कह दिया था कि लरी और लरी को सावर्ण मानना चाहिए। आगे उदाहरण आएगा तब आप समझ जाओगे ना। परमाणु परमाणु शस्त्रास्त्र, वेरी गुड, शस्त्रास्त्र श्रद्धानंद, श्रद्धानंद परमाणु शास्त्रार्थ नहीं है जी, शास्त्रार्थ आपने गलत लिखा है, देखिए शस्त्र प्लस अस्त्र है। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये पहले का उत्तर आप सभी को आ गया, परमाणु। सुनील जी नहीं लिख रहे हैं भाई, अच्छा कहीं व्यस्त होंगे। और कौन रह गया जो नहीं लिख रहा है, कृपया लिखें आप लोग समय निकाल के। समय समय जी थोड़ा समय निकालिए। स्नोई जी का नहीं दिखा मुझे मैसेज, अंश जी लिख रहे हैं, अनुज जी अभी आए हैं, एपी दीदी जी शायद व्यस्त हैं। जो जो अगर अवेलेबल हैं, हाँ बहुत बढ़िया कुलदीप जी। परमाणु शस्त्रास्त्र, हाँ ये अगले का उत्तर क्या है, शस्त्रास्त्र। मैं सीधा उत्तर लिखता हूँ, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछेगा। शस्त्रास्त्र। और श्रद्धानंद का आप लोगों ने लिख ही दिया है, क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद। ठीक है जी बहुत बढ़िया, श्रद्धानंद, बहुत अच्छे। इस प्रकार से हमारे ये तीनों हैं। एक बार मिला हाँ री प्लस री, दीर्घ री, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हाँ यही होगा गरुड़ जी, श्रद्धानंद, हाँ बहुत बढ़िया। सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। तो आप लोग ये विच्छेद को मिलाना तो सीख गए हैं, बहुत अच्छे। अब आते हैं असली काम पे जो सबसे कठिन होता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, परमाणु शस्त्रास्त्र श्रद्धा प्लस आनंद। अच्छा एक थोड़ा कठिन वाला पूछ लूं क्या, देखता हूँ मैं, रुक जाइए। अब कितने लोग कर पाएंगे, ठीक है, मैं देखता हूँ थोड़ा कठिन वाला मिल जाए मुझे।
मिल गया। चलिए ये वाला करके बताइएगा, ठीक है। वर्षा प्लस अंत, वर्षा प्लस अंत, जरा इसको करिए। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि आप जिस गति से पढ़ रहे हैं कठिन होगा, लेकिन फिर भी वर्षा प्लस अंत क्या होगा? हाँ लिखिएगा। वाह, अरे बोलने से पहले ही वर्षांत, वर्षांत, बहुत बढ़िया। गुरुजी श्रद्धानंद में अनुस्वार किसके ऊपर लगेगा? ना, ना के ऊपर, वो ना के ऊपर ही है ना, देखिए ना, ये ना में है ही पहले, यहाँ से पहले ही ना के ऊपर है। ना जहाँ है वहीं लगेगा। आप नहीं है, नहीं है तो उच्चारण करके देखिए, श्रद्धानंद, ना के साथ आ रहा अनुस्वार है ना, नासिका, नासिका अनुस्वार, तो उच्चारण करके देख लिया करें, सबसे सरल विधि है, क्योंकि संस्कृत में सबसे अच्छी बात क्या है, जो बोलना है वही लिखना है। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, आप सभी को बधाई। वर्षांत बनेगा, क्या बनेगा? वर्षांत, बहुत बढ़िया। तो मतलब संधि मिलाना आप लोग सीख गए हैं। कठिन वाला आपने कर लिया तो सब हो गया। चलिए अब आते हैं असली काम पर। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। एक उदाहरण में लिखता हूँ, देखिए। सभाध्यक्ष, अब हम इसका ठीक उल्टा करने लगे हैं, जो हमने अभी किया उसका ठीक उल्टा कर रहा है। अभी लिखना छोड़ दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या है ना, हमारे शास्त्रों में आपको ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे देखने को कि भैया वहां लिखा हो वर्षा प्लस अंत, नहीं लिखा रहता। वहां क्या लिखा रहता है? वर्षांत लिखा रहता है। वहां पर क्या लिखा रहता है? शस्त्रास्त्र। वहां पर क्या लिखा रहता है? परमाणु। ठीक है ना, वहां पर शब्द मिले हुए लिखे रहते हैं। विच्छेद हमको करना है, बात समझ में आई? तो जोड़ना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक जरूरी है विच्छेद करना, क्योंकि हमें जब तक हम पदों का विच्छेद नहीं कर पाएंगे हमारा संधि पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए सूर्यास्त में आपने र पर रेफ लगाया था, रा पर नहीं है वो, सूर्या ऊपर वाला रेफ है, तो वो कहाँ पढ़ा जाएगा? उस वर्ण के आगे पढ़ा जाएगा, तो उसी पर रहेगा जी। हाँ मैंने, देखिए जहां पर कहीं डाउट हो ना उसको बोल कर देख लें। एक बार आपको रेफ में बताया भी था कि ऊपर वाला रेफ शब्द के उस वर्ण के आगे और नीचे वाला रेफ उस वर्ण के पीछे, जिस वर्ण पर है वो। ठीक है जी, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे जरूरी काम क्या है? वर्ण का विच्छेद करना। ठीक है जी, ये वर्ण का विच्छेद। तो हमारे पास यहाँ एक वर्ण है सभाध्यक्ष। अब देखिए, इसको वर्ण विच्छेद क्या करना है इसको समझिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिएगा। क्या होता है, आप लोगों से एक उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण से ही मैं समझाता हूँ, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। उदाहरण यह है कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई दीवार है, ठीक है जी, यहाँ पर एक दीवार है, ऐसी ऐसी मैं ईंटें बना देता हूँ, है ना, थोड़ी मेरी पेंटिंग भी जो है हाई क्वालिटी के, तो समझ लीजिएगा एक दीवार है, ठीक है। अब क्या किया, किसी ने मुझे बोला कि भैया इसके ऊपर एक दीवार और बना दो, ये छोटी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक दीवार और बना दी ऐसे करके। ठीक है जी, ये भैया दूसरी दीवार बना दी मैंने, ठीक है, बन गई। हाँ, अब सभी से मेरा प्रश्न है कि अब मुझे बोला गया कि भैया ये दीवार को तोड़ना है, इस पूरी दीवार को तोड़ना, हम कुछ नया ही बनवाएंगे। अब मेरा आपसे प्रश्न है सभी से कि बताइए, ये जो दीवार हम जब तोड़ेंगे तो इसको तोड़ना सबसे आसान कहाँ से होगा? इस दीवार को तोड़ना सबसे आसान कहाँ से होगा? ठीक है, एक उत्तर आया संधि पर से, ठीक है, जॉइंट से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छे, सब दो दो लोगों के उत्तर तो आ गए हैं। फाउंडेशन से, हाँ फाउंडेशन से तो नहीं जी, नीचे से तो नहीं। मैंने कहा आसान, देखो नीचे से भी उतनी मेहनत लगेगी, ऊपर से तोड़ेंगे तो नहीं। सबसे सरल कहाँ से होगा? जहां से जुड़ा है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो कमजोर है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या है कि जहां से वो जुड़ा है वहां से तोड़ना ज्यादा आसान हो सकता है आप अधिक बलशाली हो जो नीचे से बोल रहे हैं, तो आप जल्दी तोड़ पाएंगे, लेकिन मेरे अनुसार तो उसको जहां से जोड़ा गया है वहां से तोड़ना ज्यादा आसान होगा। पहले उसको तोड़ दीजिए, फिर नीचे से हटा दीजिए। बुलडोजर, ठीक है, बुलडोजर से भी यहाँ से वहीं से तोड़ेंगे जहां से उसको जुड़ा होगा। तो वही ठीक यही काम हमको किस में करना है? संधि में करना है। संधि में जहां से जुड़ा है वहीं से तोड़ना है, लेकिन उसके पूर्व आपको ये समझ, देखिए आपका शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक शब्दकोश ठीक नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्या ध्यान रखना है, देखिए संधि में दो पद, देखो मिलते क्या हैं, दो वर्ण मिलते हैं, लेकिन वो दो वर्ण किसके होते हैं? दो पदों के होते हैं। तो संधि विच्छेद वही होगा जहां पर दो वर्ण होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही पद है और आप वहां से संधि विच्छेद करने लग जाएं,
ऐसा नहीं चलेगा जी। 2 पद अनिवार्य हैं, 2 पद होंगे। मिस्त्री जॉइंट्स अलग करके रख के ही दीवार बनाते हैं। हाँ जी, तो इसलिए तो संधि विच्छेद कब होगा? जब 2 पद होंगे, 2 पद होंगे तभी संधि विच्छेद होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पद है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है मात्र सभा लिखा है और अब आप कहें कि भैया इसको ही तोड़ो, आप ऐसा नहीं कर सकते, सभ प्लस आ, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ही पद है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम कितने पद होने चाहिए? 2। अब 2 पद हमको समझ में कैसे आएंगे? जब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे सभाध्यक्ष, तो हमको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इसमें कम से कम 2 पद तो हैं। आगे 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 पद होने चाहिए। अच्छा, अब जैसा कि हमने अभी सीखा कि दीवार कहाँ से टूटेगी? जहां से ज्वाइंट है। तो चलिए ज्वाइंट ढूंढते हैं पहले। तो देखिए ज्वाइंट क्या था, हमने क्या सीखा? दीर्घ आ। तो देखिए इस पूरे शब्द में दीर्घ आ कहाँ पर है? ठीक है जी। तो अब यहाँ पर भी गणित का नियम अप्लाई करना है। गणित का नियम यानी कि हमको क्या करना है? एक गणित में जब हम घटाना जोड़ना करते हैं, कहाँ से करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 3 5 5 1 4 4 9 8, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, ये कर दिया। अब हम इसको जोड़ते हैं तो कहाँ से जोड़ते हैं? 4 और 3 7, ऐसे जोड़ते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं हम? इकाई से जोड़ते हैं, यहाँ पीछे से। 1 और 8 9, 5 और 9 4, है ना, और 3 4 7 और 1 8, ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। तो यानी क्या, कहाँ से करना है हमको? उसका इसकी सर्चिंग कहाँ से करनी है? इकाई से, पीछे से करना है, क्योंकि ये भी जोड़ने का ही सवाल है। तो यहाँ से ढूंढिए जरा। क्षा दीर्घ नहीं है, क्या ढूंढना है हमको? दीर्घ आ ढूंढना है, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे जब बहुत सारी संधियां हो जाएंगी तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए अच्छे से समझिएगा। क्षा दीर्घ नहीं है, या दीर्घ नहीं है, ध्या दीर्घ नहीं है, भा, अरे भैया यहाँ पे लगा है ज्वाइंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब भा में ज्वाइंट लगा है। अब याद करिए दीर्घ आ कब बनेगा? दीर्घ आ कब बनेगा? नियम याद रखिएगा, दीर्घ आ तभी बनेगा जब यहाँ पर या तो ह्रस्व होगा या तो दीर्घ होगा, और यहाँ पर या तो ह्रस्व होगा या तो दीर्घ होगा। यही यही तो नियम सीखा ना हमने। तो भैया दीर्घ आ कब बनेगा? जब दोनों जगह आ हो, दोनों जगह सवर्ण हो। ठीक है ना, यही तो नियम है कि जब यहाँ पर या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, दो में से एक हो सकता है, और यहाँ पर भी या तो ह्रस्व होगा या तो दीर्घ होगा, तभी तो बनेगा दीर्घ आ। याद क्या रखना है कि दीर्घ संधि 2 पदों को मिलाने से हुई है, यानी दीर्घ जो हुआ है वहां पर 2 चीजें हैं। जब उसको हम तोड़ेंगे तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी ना, तो एक अलग होगी एक अलग होगी, वहां पे कितनी होंगी? 2 होंगी। ऐसा नहीं कि एक ही होगा, 2 होंगे। ठीक है जी, चलिए तो तोड़ लेते हैं। तो तोड़ते कहाँ से? भा से। तोड़ना बहुत आसान है, अगर आप इतना समझ गए तो तोड़ना बहुत आसान है। लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए जब तक आपके पास शब्दकोश नहीं है, ठीक है, तब तक आप ऐसे ही काम चलाओ जैसे मैं बता रहा हूँ। शब्दकोश हो जाएगा तो आपको वो काम चलाने की जरूरत भी नहीं, आपको शब्द अलग दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा, सबसे पहले सभ, ह्रस्व आ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए भैया? ह्रस्व आ, क्योंकि ह्रस्व आ से दीर्घ आ बनाना आसान होता है। अगर आप पहले से दीर्घ आ बना देंगे तो फिर क्या, उसको मिटाना पड़ेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करिए, ये देखो ये शब्द आपको पता है, इसलिए आप इसका विच्छेद कर पा रहे हैं। आगे ऐसे शब्द आएंगे जिनको पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे विच्छेद करेंगे, है ना। इसलिए पहले क्या करिए, ह्रस्व आ लिखिए। अरे भैया पहले क्या करिए, ह्रस्व आ लिखिए। लिख लिया? अच्छा, अब जब यहाँ ह्रस्व आ हो गया तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ह्रस्व या होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? आ। और इस आप देखो, ये जो भा में जो दीर्घ आ है, इसका एक आ हमने यहाँ ले लिया, एक आ हमने यहाँ ले लिया, यानी कि इस आ के पहले जितने वर्ण हैं, यहाँ पर पहले जितने वर्ण हैं वो सब लिख दिए, उसको मिला के, है ना, भा को आ के साथ मिला कर लिखना है, तो यहाँ लिख दिया। और अब इस आ के बाद जितने वर्ण हैं वो लिख दिए। तो इस आ के बाद यहाँ पर देखिए कौन कौन से वर्ण है। यहाँ पर ध्या है, या है,क्षा है, तो लिख दिया आ ध्या याक्षा। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमको शब्द को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? देखिए भैया सब, सब कोई शब्द है क्या? नहीं है। तो सही शब्द क्या होता है? सभा। इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दीर्घ कर देंगे। सभा दीर्घ बनाना देखो कितना आसान है, हमने फटाक से आ की मात्रा लगा दी, है ना। और उसी तरह से अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष शब्द है क्या? हाँ है, अध्यक्ष शब्द जो है सही है। अगर सही नहीं होता तो हम क्या करते? आ को दीर्घ बना देते। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो हमारा विच्छेद क्या हो गया? सभा प्लस अध्यक्ष। समझ में आया? स्वर व्यंजन के अकेले में कोई अनुच्छेद होते हैं क्या? अनुच्छेद, अनुच्छेद से आपका क्या कहने का अर्थ है, ये समझ में नहीं आया मुझे। अनुच्छेद को थोड़ा स्पष्ट करिएगा। हाँ, तो क्या विच्छेद हो गया जी? सभा प्लस अध्यक्ष। समझ में आया? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्योंकि ये शब्द आपको पता है,
इसलिए आप विच्छेद कर पा रहे हैं। नहीं पता होगा तो समस्या हो जाएगी। चलिए दूसरा एक देखते हैं। हाँ, इस प्रकार से ये वाला करते हैं। ठीक है, कहीं पर लिखा है हिमालय। क्या लिखा है? हिमालय। भैया पूरा पद है, देखिए पढ़ेंगे तो दो पद समझ में आ रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। हिमालय बोलेंगे भी तो दो पद समझ में आएंगे। शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए, शब्दकोश नहीं है तो फिर संस्कृत का कोई मतलब नहीं। इसलिए जितना अधिक हो सके उतना पढ़ें। हिमालय कहाँ से विकसित होगा भैया? जहां से जॉइंट लगा है। या में नहीं है, ला में नहीं है, अरे माँ में है, माँ से टूटेगा। क्या है? दीर्घ आ है। दीर्घ आ है मतलब यहाँ भी आ, यहाँ भी आ, दोनों जगह आ है। इधर भी आ, इधर भी आ। चलो भैया कर लेते हैं। तो पहले ये वाला आ लिख लेते हैं। ये वाला आ कैसे लिखेंगे? जो मकार युक्त आकार है, यानी माँ के साथ जो आ है, तो माँ ही लिख देंगे पूरा। माँ के साथ आ मिला हुआ है और इस आ के पहले क्या है? ही है, तो लिख दिया हमने हिम। अच्छा, हिरस्व ही रखना है, ठीक है, पहले हिरस्व ही रखिए। फिर अब यहाँ पर क्या है? आ है, क्योंकि जब ये इधर भी आ होगा, इधर भी आ होगा, तब ही ना जब आ बनेगा। अगर दोनों जगह आ नहीं है तो आ कैसे बन सकता है? ठीक है जी, तो यहाँ पर आ, यहाँ पर आ, बहुत बढ़िया। अब क्या क्या बचा? इस आ के बाद ला बचा और या बचा। अच्छा, शब्दों को मिला लीजिए। तो हिम, हिम शब्द तो सही है, इसको हिमा नहीं पढ़ते हैं, हिम ही पढ़ते हैं। अच्छा, अलय, अलय शब्द तो नहीं होता है जी। सही शब्द क्या होता है? आलय। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दीर्घ लगा देंगे, तो हमारा क्या विच्छेद हो जाएगा हिमालय का? हिम प्लस आलय। हिम कहते हैं बर्फ को, आलय कहते हैं घर को। जो बर्फ का घर है वही तो हिमालय है। बहुत बढ़िया। नहीं, माँ में हलंत नहीं होगा, माँ में आ ही होगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? संधि नहीं होगी। अगर आप हलंत करेंगे तो संधि नहीं होगी, माँ पूरा होगा। हाँ, अंश जी ने बिल्कुल सही लिखा। माँ जो आकार हम ले रहे हैं उसको उसी जहां पर वो लगा है, जिस वर्ण में लगा है उस वर्ण के साथ मिला दीजिए। चाहे माँ हो, जैसे यहाँ पर सभाध्यक्ष में भा था तो भा के साथ हमने आ मिला दिया। यहाँ पर माँ के साथ है तो माँ के साथ आ मिला दिया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब आपको और भी मैं देता हूँ। हाँ, और एक दो वर्ण बताता हूँ, ठीक है जी। फिर आप लोग उसको करिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि एक है अधिकांश। क्या है जी? अधिकांश। ये थोड़ा समझते हैं ना। अधिकांश एक शब्द है, बहुत बढ़िया, उसको समझते हैं। वही सारा सिस्टम वही है। विच्छेद, विच्छेद समझ जाएंगे, संधि का काम समाप्त। शा नहीं है, आ, अरे भैया यही मिल गया। का बड़ा है, यहीं पे जॉइंट लगा है। क्या करना है? विच्छेद करना है, करिएगा भैया। तो का को का के साथ आ मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? आधिक। हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? अनुस्वार है। कंफ्यूजन है, अनुस्वार कहाँ लगेगा? तो देखिए ये जो अकार है काम है, उसी पे तो अनुस्वार लगा है। तो कहाँ जाएगा अनुस्वार? बाद वाले पे जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आ होगा, अनुस्वार इसके ऊपर आ जाएगा और सा का रहेगा सा। क्या विच्छेद हो गया? अधिक प्लस अंश। बहुत बढ़िया, अधिकांश। अधिक प्लस अंश, अधिकांश। चलिए अब आप लोग विच्छेद सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं एक दो उदाहरण देता हूँ, इनके आप लोग विच्छेद करके बताइएगा, ठीक है जी। चलिए, हाँ, इनके विच्छेद आपको बताना है। वेदांत, उदाहरण करके बताइए विच्छेद करके। पराधीन, इनके विच्छेद लिखना है आपको, ठीक है जी। पराधीन। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। ठीक है जी, ये तीन हो गए। एक और देता हूं, अध्ययन। ठीक है जी, इनका करिए विच्छेद। वेदांत, पराधीन, पुरुषार्थ और अध्ययन। इन चारों का करके बताइए, जरा देखते हैं कौन को कितना सही कर। सब लोग लिखेंगे जरा फटाफट। अगर बन रहा है तो नहीं बन रहा है, जो नहीं समझ में आएगा दोबारा बता देंगे, ठीक है जी। वेदांत, पराधीन, पुरुषार्थ और अध्ययन। ठीक है, एक उत्तर आया पुरुष प्लस अर्थ। हाँ, प्लस ना भी लगाएं चलेगा। पर प्लस आधीन, बहुत बढ़िया। रानू ने लिखा, रानू जी ने वेद प्लस अंत। रानू जी आप एक काम करिएगा। आप जो है हिंदी कीबोर्ड या गूगल कीबोर्ड डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या है ना, हिंदी, अब जैसे यहाँ पे डबल ए लिखा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ह्रस्व लगाया कि दीर्घ लगाया है ना। ठीक है, फिर भी आपके सही है। पर प्लस अधीन, पुरुष प्लस अर्थ, बहुत बढ़िया। अध्ययन में नहीं होगा। अध्य प्लस अयन। क्यों नहीं होगा भैया? अध्य प्लस अयन, हाँ देखिए, अध्ययन का नहीं पता चला, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो देखो हो रहा है, अंश जी कर रहे हैं अध्य प्लस अयन। हाँ, कैसे नहीं होगा भाई, करिए तो सही आप लोग। पुरुष प्लस अर्थ, हाँ ठीक है।
हाँ, अभी भारती श्री जी लिख रहे हैं। देखो, अगर किसी की टाइपिंग स्पीड स्लो है ना, तो वो ये ना सोचे दीर्घ कहीं नहीं है, कैसे होगा? अरे भाई, होगा, करके तो देखिए आप। क्यों नहीं होगा? जब अंश जी ने कर लिया तो आपसे क्यों नहीं हो रहा है? ये गलत बात। बहुत बढ़िया। वेद अंत पर अधीन। बहुत बढ़िया। पर आधीन, हाँ। पर अधीन या पर आधीन, पुरुष प्लस अर्थ, अद्य प्लस ना, नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, अयन पद है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है जी, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबका लगभग आ गया है। हाँ, सुनोई दीदी लिख रहे हैं, कुलदीप जी लिख रहे हैं। हाँ, मैं नाम कभी नहीं पढ़ पाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, एक बार मैं उत्तर लिखता हूँ, फिर आप लोग मिलाइएगा आपने कितना सही किया। पहला है वेद प्लस अंत। नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाऊंगा, जो समझ में नहीं आया, जो पद समझ में नहीं आया पूछ लेना। वेद प्लस अंत। फिर है पर प्लस अधीन, है ना दीदी? किसी ने लिखा था अभी आधीन, आधीन शब्द नहीं है, अधीन शब्द होता है ना, सही शब्द है अधीन। फिर पुरुषार्थ, ये भी सभी ने सही किया। पुरुष प्लस अर्थ। बहुत बढ़िया। पुरुष प्लस अर्थ। अध्ययन में संधि नहीं होगी। गरुण जी, आप बिल्कुल सही थे। बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपनी बात पे टिके रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं पर भी दीर्घ नहीं है भाई। जब नहीं है तो नहीं होगी, है ना? क्या बोला था आपको? मेरा भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो वेद अंत पराधीन, हाँ, पर अधीन। हाँ, अधीन भी कह सकते हैं, हिंदी में दोनों शब्द चलते हैं, अधीन भी चलता है, अधीन भी चलता है ना? लेकिन हम संस्कृत के उदाहरण देखो, यहाँ पर जैसे मैं विसर्ग लगा दूंगा ना, वेदांत पराधीनम, है ना, पुरुषार्थ अध्ययनम, ये संस्कृत है। अधीन है, अधीन मतलब वही जो नीचे हो। हाँ, तो यहाँ पर अध्ययन में संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कहीं पर दीर्घ नहीं है ना? कहीं पर दीर्घ नहीं है, इसलिए दीर्घ संधि नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे। पुरुष प्लस अर्थ, अर्थ होगा जी, पुरुष प्लस अर्थ, है ना? अर्थ शब्द होता है, अर्थ शब्द नहीं होता। हाँ जी। चलिए, शब्दकोश बहुत अच्छा होना, हाँ यही, संधि विच्छेद के लिए शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपका शब्दकोश बढ़ाने के लिए मैं आपको जो गृह कार्य दे रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है सभी लोग। देखिए, आपके पास मुझे नहीं पता कौन कौन से ग्रंथ हैं। आप अगर हमारे ही इसके सर्वर के इसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्रंथालय या पुस्तकालय, हाँ ये ग्रंथालय लिखा है जी, देखिए। यहाँ अगर आप यहाँ पर हैं तो ठीक है, नहीं तो सनातनी सेना, हमारा दूसरा सर्वर है, उसमें भी लगभग सभी लोग हैं, आप सभी अध्येता जो हैं, वहां पर आप जाएंगे तो वहां आपको पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब के जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। और आपको मैं यही सुझाव दूंगा, इन सबको डाउनलोड करके रखें। अब करना क्या है आपको, कल का गृह कार्य है ये, है ना? कल का गृह कार्य है सभी के लिए, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मेहनत वाला है, ज्यादा नहीं दूंगा। आप सभी को प्रत्येक कोई से भी ग्रंथ से आपको जो अच्छा लगे, रामायण, महाभारत, कोई सा भी पुराण, गीता जी महाभारत के अंश है तो अलग से नहीं बोल रहे हैं, तो महाभारत, है ना? या और कोई अन्य ग्रंथ जो आपको पसंद हो, है ना, वो ऐसा कोई बाधा नहीं है उसमें, वेदों से भी ले आए, आप चाहें तो उपनिषदों से भी। तो आपको कल 3 उदाहरण, 3 मात्र 3, है ना, 3 उदाहरण, थोड़ा सा खोजने में समय लग सकता है। 3 उदाहरण आपको जो है दीर्घ संधि के लेकर आना है। दीर्घ संधि के केवल किसके? आ, आ के। ई ऊ मत लाना भाई, अभी नहीं पढ़ाया तो बिल्कुल मत लाना, नहीं तो फिर, क्योंकि देखिए हमको सबको लेके चलना है। मुझे पता है कई लोगों को सिस्टम समझ में आ गया होगा या आपने पहले से पढ़ा होगा, लेकिन हमको मात्र किसके लेके आना है? आ के। तो आप 3 उदाहरण दीर्घ आ के ढूंढ कर लाएंगे। शब्द को ढूंढेंगे, उसका विच्छेद, जैसे मान लीजिए आपको किसी को मिल गया दीक्षांत, है ना, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है रामायण में दीक्षांत शब्द लिखा हुआ है, तो अब इसका क्या करना है? आपको दीक्षांत शब्द लिखना है, बराबर में लिखना है दीक्षा प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा? दीक्षांत। इसी प्रकार से आपको ऐसे बना कर लाना है। कितने शब्द? 3, वन, फिर इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से तीसरा, ढूंढ के लाइएगा आप लोग, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका ये गृह कार्य है। अब आप लोग एक बार बता दीजिए, ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वर्ण या ऐसा कोई पद जो आपको नहीं समझ में आया, दीर्घ संधि में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि कल फिर जो है हम इसे आगे चलेंगे। और आगे जो है स्पीड से गृह कार्य कहाँ जमा, गृह कार्य में जमा करना है जी। होमवर्क यहाँ पर एक सेक्शन है, अगर आप ऐड नहीं है तो ऐड हो जाइएगा, हमारे ये समय जी हैं, ये आपको ऐड कर देंगे। हाँ, और अब थोड़ा सा 5-10 मिनट जो है हम जरा, हमारे गरुण जी ने बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बनाकर भेजे थे, बाकी सबका होमवर्क है। कुलदीप जी, आपने ये सारे लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना तो चिंता की बात नहीं है, आप पढ़िए बस केवल, है ना।
हाँ, लेकिन उससे क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो आपका ज्ञान जो है बढ़ता ही है, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब ग्रहण करते हैं तो उसमें जितनी ज्यादा अधिक इंद्रियां हमारी प्रयोग होती हैं उतना जल्दी हमें याद होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और आप लिखते हैं तो उसको बोला भी करें। चलिए, तो एक बार हम गरुड़ जी के वाक्यों को जरा यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हमारा वाक्य का अभ्यास भी फटाफट हो जाएगा, है ना। एक बार मैं यार, मैं कहीं विद्यार्थी चैट तो मिस नहीं कर दी मैंने, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, एक अनुस्वार वाला रेफ, एक रेफ वाला। अच्छा, उदाहरण दे दूं क्या, रेफ और अनुस्वार वाला? हाँ, अभी तो दिया आपको, नहीं अनुस्वार रेफ की जरूरत नहीं है। आप तो जो आपको लगे, 3 लाना है आपको, बस खत्म काम। चलिए, आपका होमवर्क देख रहे थे हम, कहाँ गया? हाँ, चलिए देखो, ये आपका वाक्य है। श्री राम का जन्म चैत्र मास को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा दशरथ के घर में हुआ। तो आपने वाक्य बनाया रामस्य जजान। देखिए, पहले तो आपको जजान जो है इसका मतलब जन्म लिया, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे जन धातु है ना, जन धातु मतलब जन्म लिया। तो आपको ये बताना पड़ेगा, हुआ जो है होने के लिए कौन सी धातु होती है, भू धातु होती है या अस धातु होती है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ये धातु पद है वो गलत है, पहली बात। क्योंकि जब आप लिखेंगे वाक्य में जन्म लिया तब आप जजान लिखेंगे, लेकिन आपने लिखा घर में हुआ, तो उसका सही वाक्य क्या होना चाहिए था कि रामस्य जन्मम। क्योंकि जन्म यहाँ पर क्या है, कर्म है, राम का हुआ, हुआ क्या हुआ, जन्म हुआ। राम की यहाँ पे कर्ता कौन है, श्री राम है ना। तो श्री रामस्य जन्मम, जन्म यहाँ उनका क्या हो जाएगा, कर्म, क्योंकि हुआ है, कर्म क्या हुआ है, जन्म हुआ है, तो जन्मम। तो श्री रामस्य जन्मम चैत्र मासस्य, है ना, चैत्र मास की शुक्ल पक्षस्य, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। अब देखिए, नवमी तिथि में थोड़ी समस्या है, तो नवमी और तिथि आप इस प्रकार से लिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, शुक्ल पक्ष में अकार है, लेकिन नवमी तिथि अगर आप देखें तो ये ईकार शब्द है ना, ईकारांत है। उसी तरह से तिथि क्या है, इकारांत है। ये इकारांत स्त्रीलिंग है, इकारांत, और ये इकारांत स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हमने केवल अकार पढ़ा है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। अब नवमी को आप सर्च करिए, या नवमी नहीं मिलता तो नवमी के समान कोई शब्द याद, इकारांत स्त्रीलिंग सर्च करिए, तो वहां क्या बनेगा, आप क्या कह रहे हैं, नवमी को षष्ठी लगा रहा है ना, तो नवम्याम, है ना। या नवमी को करेंगे तो नवम्याह हो जाएगा, सप्तमी करेंगे तो नवमी में नवम्याम तिथ्याम, तिथ्याम बनेगा, है ना वहां पर। तो नवम्याम तिथ्याम राजा दशरथस्य गृहे, भवने भी कह सकते हैं, घर, भवन तो महल हो गया, घर गृह कह सकते हैं। तो राजा दशरथस्य भवने अभवन, है ना, हुआ। यहाँ पे लग लकार कर सकते हैं, नहीं तो आप अस धातु का मुझे बभूव बनेगा, क्या बनेगा, भू का बनेगा बभूव, इस प्रकार से। हाँ, याद आ गया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बता दो उसको, मर जा भैया। हाँ, बभूव, भू धातु का बभूव बनेगा, हुआ, है ना। तो इस प्रकार से आपका वाक्य होगा। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं। हम कक्षा में संस्कृत का अध्ययन करके शास्त्रों को पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे भूतकाल, ए सॉरी भविष्य काल। वयम, हम, कक्षायाम, बहुत बढ़िया, कक्षा का आपने सही बनाया, संस्कृतस्य आपठिषम, नहीं ये तो गलत हो गया। देखिए, संस्कृत का अध्ययन कह रहे हैं ना आप, तो संस्कृतस्य अध्ययनम। यहाँ पे देखो, आप समझेंगे यहाँ कर्ता कौन है, हम। कर्म क्या कर रहे हैं, पढ़ना, सॉरी कर्म क्षमा करें, हम कौन है, कर्ता, पढ़ेंगे, या पढ़ना जो है क्रिया है, तो क्रिया को करने के लिए क्या चाहिए, अध्ययन चाहिए ना। तो अध्ययन क्या हो जाएगा, कर्म, तो कर्म में क्या लगेगी, द्वितीया। तो वयम कक्षायाम संस्कृतस्य अध्ययनम। अब यहाँ पे करके आपने यूज किया, तो करके के लिए देखिए प्रत्यय होता है त्वा, आगे हम प्रत्यय में पढ़ेंगे तो कृत्वा शब्द बनेगा, है ना। तो यहाँ पे करके ना करके आप सीधे अध्ययन करेंगे, ऐसे भी कर सकते थे ना। तो करके कृत्वा शास्त्राणाम, है ना, शास्त्रों को, रामाणाम, शास्त्राणाम, है ना, षष्ठी बहुवचन, पढ़ेंगे, पठिष्यामः ऐसे बनेगा, पठिष्यामः, पठितास्मानि, पठ धातु का लिट लकार क्या बनेगा, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, इस प्रकार से। आगे, हम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते हैं। वयम स्वास्थ्याय व्यायामः या व्यायामम करो, कुर्मः करते हैं, वर्तमान काल है। तो वयम स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए, व्यायामम, क्योंकि यहाँ पे हम करता है और हमारा कर्म क्या है, व्यायाम, तो कर्म में क्या हो जाएगी, द्वितीया। तो वयम स्वास्थ्याय, इसमें चतुर्थी करना है क्योंकि के लिए है, तो वयम, ये तो सही है, वयम स्वास्थ्याय,
व्यायामम कुर्मः करते हैं, है ना। करो, अब क्री धातु लिखाई थी ना आपको, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, तो कुर्मः हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों वाक्य थे जी। और बाकी सभी का होमवर्क ठीक है। सभागार कैसे होगा? सभा प्लस आगार, हाँ, सभा प्लस आगार। आगार शब्द होता है, आगार बोलते हैं स्थान विशेष को, आगार शब्द है। सभागार, आगार, आगार शब्द है ना। अगर अगार शब्द नहीं है, आगार शब्द है। कुछ माई मैसेज नॉट गोइंग, सप्तमी नहीं होगा। सप्तमी कहाँ करेंगे? सप्तमी की आवश्यकता नहीं है। जहां पता नहीं किस बात की क्या बोल रहे हैं। एक अनुस्वार वाला एक रेफ वाला, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए या बोल के बता दीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। एक अनुस्वार एक रेफ। हम्म। नहीं देखिए, अनुस्वार और रेफ का ऐसा करिए, देखिए मैं उदाहरण से ही समझाता हूँ आपको, ठीक है, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। कहाँ गया? जैसे ये देखिए, एक अब रेफ वाला उदाहरण, उदाहरण है धर्म प्लस आत्मा, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। ये तो आपको पता ही है क्या बनेगा। पहला पद ले लिया अकार, दूसरा पद ले लिया आकार। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि बचेगा क्या? तो यहाँ बचेगा धा, मा, आधा, और अब ये रेफ भी तो बचेगा, क्योंकि हम रेफ नहीं ले रहे हैं। इस देखो, ले बस क्या रहे हैं हम? अकार बस ले रहे हैं संधि करने के लिए। तो रेफ भी कहाँ बचेगा? वो माँ में ही रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, बाकी मिलना तो उसको अभी जाके ही है ना। फिर आत्मा का यहाँ पे क्या बचेगा? ता और मा, मिला दीजिए। आ के बाद आ, दोनों को कर देंगे दीर्घ आ, मिला दीजिए। धा का रहेगा धा, माँ और रेफ दोनों को ही ले जाओ साथ में, क्योंकि दोनों ही आधे आधे वर्ण है। जाके मिल जाएंगे आ में, तो क्या हो जाएगा? धर्मा, और यहाँ पे बचेगा ता मा, धर्मात्मा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मतलब आप यूं समझ लें कि भाई इसको यहीं छोड़ दो, रेफ को नहीं ले जाना है। वो रेफ तो भले ही आग के साथ था, लेकिन मत ले जाओ उसको, ठीक है। उसी तरह से देखिए, वो देखता हूं मैं अनुस्वार वाला, यहाँ कहीं मिलेगा तो हम्म, ये मिला। जैसे मूल्य प्लस अंकनम, है ना। मूल्य प्लस अंकनम, या अंकनम ना कहें तो अंकन भी कह सकते हैं। मूल्य प्लस क्या करना है? पहला आकार ले लिया, सॉरी हलंत नहीं होगा भैया, आकार, और यहाँ पर भी क्या लेना है? आकार ही लेना है। तो अनुस्वार जो है वो वहीं छूट जाएगा, है ना। अनुस्वार नहीं लेना है, क्योंकि क्या लेना है? केवल आ लेना है, तभी ना संधि होगी। अनुस्वार लेंगे तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए। तो सवर्ण करना है, इसलिए अनुस्वार को वहीं छोड़ दीजिए, मिला दीजिए। दोनों को मिलाया, दीर्घ हो गया। तो मुंह का रहेगा मुंह, आधा ला, या में मिलाएंगे दीर्घ आ, तो मुंह। अब अनुस्वार किस में आ जाएगा? अब चूंकि ये दीर्घ हुआ है, तो ये अनुस्वार जाके इधर बैठ जाएगा। तो अनुस्वार, और कनम का कनम, मूल्यांकनम। ठीक है जी। और कोई डाउट बताइए, आया समझ में थोड़ा बहुत? रा, हाँ, नहीं, देखिए आप इसको इसको पहले, अच्छा देखिए मैं आपका समझ गया डाउट क्या है। धर्म को वर्ण विच्छेद करिए, क्या है? धा प्लस आ, आ, पहले धा का आ होगा ना, ऊपर वाली रेफ है तो रा पहले आएगा, फिर आएगा माँ, और फिर क्या आएगा? आ। हम किसको ले रहे हैं? अंतिम वर्ण को ले रहे हैं। अंतिम वर्ण क्या है? आ है। तो रा तो यहीं छूट गया ना, वो तो माँ के पहले ही है। हाँ, तो उसी तरह से मान लीजिए हम ऐसे जैसे ये ऐसे कर लेते हैं, व्यग्र, एक व्यग्र शब्द ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हो सकता है, क्योंकि नीचे वाली रेफ है। तो क्या है? वाह प्लस या प्लस आ, और एक सेकंड इसको मिटा दें जरा। हाँ, फिर क्या है? गा प्लस रा और प्लस आ। अंतिम वर्ण लेना है। अंतिम वर्ण क्या है? आ है, तो रा तो यहीं छूट गया। ठीक है जी, है ना। इसी तरह से अनुस्वार करेंगे तो अनुस्वार उसी में लगा देते हैं, अनुस्वार को वहीं छोड़ दीजिए। जैसे अगर नीचे वाला भी रेफ भी लेंगे ना, तो रा तो यहीं छूट जा रहा है। रा को नहीं लेना है हमको, अंतिम वर्ण को लेना है। किसी भी पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, वर्ण लेना है खाली। अनुस्वार तो वर्ण है भी नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गया? जी जी। और कोई डाउट हो तो अपन दो चार पांच, आप देखो, आप जब दो चार पांच 10 उदाहरण करेंगे ना, तो आपको वैसे ही बनने लगेगा। अभ्यास, है ना, अभ्यास करेंगे तो बनेगा। जी, एक सेकंड, अब मैसेज एक बार और देख लें, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। आ, इसमें मैं इस क्लास से ज्वाइन कर रहा हूँ, प्रीवियस क्लास
हाँ जी, रानू जी प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसमें है, यूट्यूब में हमारे। प्रोक्तम, प्रोक्तम कैसे होगा? प्रोक्तम अभी हम उस संधि में नहीं पहुंचे हैं, आगे जब आएगी संधि तो आप प्रोक्तम भी बना लेंगे, प्रोक्तम भी बना लेंगे, उक्तम भी, जो कुछ बनाना है सब बनाएंगे, लेकिन आपको डेली ज्वाइन करना पड़ेगा। पुरानी क्लासेस आप जो है यूट्यूब से देख सकते हैं, इनको लिंक दे दीजिएगा। हाँ, ओल्ड क्लासेस एंड इनवाइट लिंक्स, हाँ ये हमारे इनवाइट लिंक्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे जो मित्र हैं वो यूट्यूब की लिंक उन्होंने डाली। मैं जी मित्र नहीं है, क्षमा करें, हमारे भाई हैं। मित्र निकल गए। जी जी हाँ बोले। हाँ हाँ हाँ, वो आ में ही चला है देखिए हाँ बोले वो। हाँ 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 देखिए। अच्छा एक सेकंड। हाँ एक बार उसको समझ ले। ठीक है समझ गया मैं ये। सबका जो, देखिए इसलिए अपन ने वर्ण विच्छेद पढ़ा था, सबका जो इलाज है वो वर्ण विच्छेद, एक बार समझते हैं ठीक है। चलिए वो अपन यहाँ से देखते हैं क्या है। सूर्य प्लस अस्त, ठीक है। चलिए इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, सबसे पहले इसका ही करते हैं। देखो नियम क्या है संधि का, पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ठीक है। ये बस याद रखिएगा, ये तीनों संधियों में, चाहे व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे, चाहे विसर्ग पढ़ेंगे, चाहे आप स्वर संधि पढ़े, स्वर संधि के 8 भेद पढ़ेंगे, चाहे व्यंजन के जो भी पढ़ेंगे, संधि का यही नियम लगेगा सब जगह, पहले पद का अंतिम दूसरे पद का प्रथम। चलिए वर्ण विच्छेद करते हैं। सा प्लस उ प्लस रा प्लस या प्लस आ, ठीक है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, इस ये जो वर्ण सूर्य है इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है, आ ही लेना है, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास क्या क्या बचा, सा उ रा या, यही बचा ना। तो क्या हो जाएगा, अब सा को उ में लाइए तो सू, रा और या बचे, तो रा तो क्या है, रा के, रा जो है आधा रा क्या होता है, रेफ होता है। अगर वो किसी वर्ण के आगे है तो क्या हो जाएगा, उस वर्ण के ऊपर चला जाएगा, और अगर उसके पीछे है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या आधा और या के ऊपर रेफ, तो ये इतना बच गया, यही तो बचा था हमारे पास। उसी तरह से अब यहाँ पर क्या बचेगा, आधा सा और ता, अस्त का ले लेंगे आ, दोनों को मिला देंगे, क्या हो जाएगा, दीर्घ आ, ठीक है जी। चलिए अब आधा सा और ता, अब इनको यहाँ पे मिलाना है, मिलाइए जरा, फिर से वही, सू का रहेगा सू। अब आधा या जाके किस में मिलेगा, आधा या और यूं कहें कि रेफ, ये दोनों जाके किस में मिलेंगे, आ में मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, सूर्या, और आधा सा और ता तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। ठीक है जी, समझ में आ गया। मार्तंड में संधि, हाँ जी, मार्तंड असंधि में ही, हाँ मार्तंड भी आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मार्तंड है, पतंजलि है, मनीषा है, ये सभी विशिष्ट संधि है ना। अभी आगे अपवाद और नियम ये सब आएंगे, वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, गति हमारी थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सभी प्रकार के विद्यार्थी है ना। वहाँ पे मनस ईशा है ना, वो फिर वहाँ अपवाद संधि होती है, प्रगृह्य है ना, अची क्या है, प्लुत प्रगृह्य अची नित्यम, ऐसे करके प्रकृति रूप संधि आती है, महामार्तंड बनता है। तो इस प्रकार से, चलिए सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, होमवर्क आपको मैंने दे दिया है। कल, ओ ये दीर्घ संधि नहीं, हाँ वहाँ अपवाद, अपवाद नियम लगता है, वो आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि अभी शब्द रूप और धातु रूपों को भी कवर करना है ना हमको, बिना कवर करे तो काम नहीं बनेगा भाई। अभी हम सिर्फ 3 ही शब्द रूप सीखे हैं, तो उस संधि तक पहुंचने के लिए हमको कम से कम 7 या 8 शब्द रूप आने चाहिए, तो इसलिए समस्या ना हो, तो हम बीच बीच में एक एक दो दो शब्द रूप धातु रूप भी लेकर चलेंगे। चलिए, हाँ वो भैया एक बात और, सभी लोग, जी जी जी, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल रहा है छोड़ दीजिए, कोई कोई समस्या नहीं, छोड़ दीजिए, जितना मिल रहा है उतना करिए, उतना भी कर लिए तो बहुत है। मैं आपको पूरा चार्ट ही भेज दूंगा, मैं अभी इसलिए नहीं भेज रहा हूँ ताकि आप लोग मेहनत करें, ठीक है। बना बनाया मिल जाएगा तो आप सीधा खाएंगे, बिना मेहनत करे नहीं सीखेंगे, इसलिए मैं नहीं भेजा, मेरे पास पूरा रखा है, 250 धातुएं हैं, 250 धातुओं का पूरा चार्ट रखा हुआ है, मैं नहीं भेजूंगा लेकिन, ठीक है। ये हिंदी एंड संस्कृत टाइपिंग हाँ कोई बात नहीं जी,
अभ्यास करिए, आ जाएगा, कोई बात नहीं। धीरे-धीरे आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई भाषा वाले लोग हैं ना, तो ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। गलती टाइप करेंगे चलेगा, बिल्कुल गलत टाइप करिए, कोई आपत्ति नहीं, है ना? हम अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेंगे आपसे, है ना? अभी जैसे गरुण जी, कुलदीप जी, है ना? ये सब लिखते हैं, होता है, गलतियाँ होती हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीखना है हमको, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल कल की जैसे मैंने बताया थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि मुझे पुनः वही उसी कार्य के लिए जाना, छात्रवृत्ति का कार्य चल रहा है अभी, तो हो सकता है अगर मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैं आपको पुनः मैसेज कर दूँगा कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगा, तो कल आप लोग वही धातु रूप, शब्द रूप जितने पढ़े हैं आपने उतने याद तो कर ही लीजिए। वो 3 तो याद कर ही लीजिए। साथ में वो तीनों जो धातु रूप हैं, लट, लिट, लोट, और कल फिर जो है हम विधिलिंग और नहीं तो परसों जो है विधिलिंग और लंग लकार जो बचे हैं उनको भी पढ़ेंगे। धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, नमस्कार।